हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जयराम महतो ने कहा, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर फर्जी, सीबीआई जांच हो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा इनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। विधायक ने कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सूर्या हांसदा के शव की स्थिति और गोली के घाव से साफ है कि उसका फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। जयराम महतो ने देशम गुरु शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम इस मांग का समर्थन करता है और उन्हें लगता है कि देशम गुरु शिबू सोरेन इसके लिए उपयुक्त पात्र है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति देश की है उसमें 30 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद स्वतः पीएम सीएम मंत्री के पद से बर्खास्त हो जाने वाला कानून ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका गलत उपयोग होने की पूरी संभावना है। जयराम महतो ने कहा कि वह एसआईआर का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य एक मतदाता का नाम किसी एक ही जगह पर मतदाता सूची में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए कि एक ही वोटर का अलग अलग और कई राज्यों में मतदाता सूची में नाम हो। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। किसी भी शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है: मौजूदा और भावी यातायात की स्थिति, सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, निजी वाहनों की संख्या और उससे होने वाला जाम, पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक परिवहन संसाधनों की जरूरत। सीएमपी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी शहर में मेट्रो रेल व्यवहारिक और आवश्यक है या नहीं। रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है। जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण निजी वाहनों पर निर्भरता भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं विकसित की गई तो आने वाले वर्षों में रांची में ट्रैफिक की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में वित्त मंत्री ने पेश किया 4,296 करोड़ का अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा में 22 अगस्त को हुए मानसून सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। यह बजट राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को गति देने के लिए तैयार किया गया है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गति देना और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना है। बजट में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुपूरक बजट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। हजारीबाग में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर रजिस्ट्रेशन वाले 100 से अधिक ऑटो और ई रिक्शा जब्त।
हजारीबाग शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे ऑटो और ई रिक्शा को जब्त किया गया। संख्या की बात करें तो 100 से अधिक वाहनों को जब्त कर कंट्रोल रूम में रखा गया है। वाहन चालकों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर वे कागजात नहीं दिखा पाते तो उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि कई दिनों से शहर में ट्रैफिक की समस्या बनी हुई थी और लगातार शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में बिना नंबर वाले ई रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन गाड़ियों में 30 से 40% से ज़्यादा विजिबिलिटी रोकने वाली काली फिल्म लगी हो उन पर भी कार्रवाई की जा रही। उन्होंने लोगों से अपील की कि ब्लैक फिल्म न लगवाएं, यह नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आगे बताया कि ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया कि सभी ऑटो चालकों को रांची की तर्ज पर ड्रेस कोड में वाहन चलाना होगा। यही नियम ई रिक्शा चालकों पर भी लागू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि ई रिक्शा चालक अक्सर अधिक सवारियां मिलने की उम्मीद से एक ही जगह एक साथ पहुंच जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। ट्रैफिक थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने साफ कर दिया कि अब शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट और सभी जरूरी कागजातों के बिना ऑटो और ई रिक्शा अगर चलते हुए दिखाई देंगे तो उन पर नियम संगत जुर्माना लगाया जाएगा। विधानसभा में उठी दिसोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग, स्कूल पाठ्यक्रम में जीवनी शामिल करने का भी सुझाव। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआत के साथ ही सदन में शुक्रवार को पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की जोरदार मांग उठाई। विधायक ने सदन से आग्रह किया कि विधानसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने दिसोम गुरु के योगदानों को याद करते हुए कहा कि दूजे के होठों पर देकर अपनी बात, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, यह पंक्ति शिबू सोरेन जी के जीवन और संघर्ष पर बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रदीप यादव ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड के अधिकारों, आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए दिसोम गुरु से बड़ा कोई पात्र नहीं हो सकता। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया कि दिसोम गुरु के संघर्ष, योगदान और जीवन गाथा को राज्य के विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और राज्य के इतिहास से परिचित हो सके। रांची में ई लॉटरी से शराब दुकानों की बंटवारा प्रक्रिया पूरी। झारखंड में शराब की दुकानों का बंटवारा अब ई लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा। यह प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हुई थी और 20 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे। शुक्रवार को रांची समेत पूरे राज्य के जिलों में लॉटरी निकालकर दुकानदारों की बंदोबस्ती कर दी गई। रांची जिला में कुल 150 शराब दुकानें बांटी जानी है, जिन्हें 87 ग्रुप में बांटा गया है। समारालय सभागार में हुई लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत डेमो राउंड से हुई, जिसमें सभी जिलों के आवेदकों को समझाया गया कि ई लॉटरी कैसे काम करती है। अधिकारियों ने बताया कि पूरा कार्यक्रम शांति और पारदर्शिता के साथ पूरा हो। इस पर सबसे ज़्यादा आवेदन रांची से आए हैं। अकेले रांची जिला से 1752 लोगों ने आवेदन किया है। यह राज्य भर के कुल आवेदकों का लगभग 25% है। सिर्फ आवेदन शुल्क से ही रांची जिला से 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी हुई है। लॉटरी में जिन लोगों के नाम चुने गए हैं उनकी सूची निकाली जाएगी और उस पर डीसी मंजुनाथ भजयंत्री के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद विजेताओं को सूचना मिलेगी। उन्हें 25 अगस्त तक सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। 29 अगस्त तक 7.5% शेष राशि देनी होगी। इसके बाद 1 सितंबर से उन्हें शराब दुकान चलाने का अधिकार मिल जाएगा। राज्य सरकार ने इस साल लगभग 736 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा है। अब तक सिर्फ 7 महीने में ही 449 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो चुकी है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में रिफाइंड तेल लदा ट्रक पलटा, तेल लूटने उमड़ी भीड़, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत दनुआ घाटी में भारी बारिश के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो गई थी। इसी दौरान रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तेल लूटने की होड़ मच गई। इस बीच स्थिति बेकाबू होती देख प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और तेल की लूटपाट पर रोक लगाई। बारिश के कारण घाटी में आवाजाही पहले से ही प्रभावित है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क किनारे से हटाने की प्रक्रिया जारी है ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रखी जा सके।
स्थानीय लोगों का कहना है कि दनवा घाटी में तेज ढलान और तीखे मोड़ों पर बारिश के दिनों में दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हादसे के वक्त भीड़ ना जुटाएं और लूटपाट जैसी हरकतों से बचें। 23, 24 और 25 अगस्त को झारखंड में होगी बहुत भारी वर्षा, मौसम विभाग में जारी किया अलर्ट। चंपई सोरेन ने राज्य में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की मांग की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्य में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की मांग की है, जबकि शहरी विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने इसका विरोध करने वालों को राजनीतिक स्टंटबाज करार दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफी चेंज के बाद विशेष मतदाता पुनरीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने बिहार में SIR का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि वहां क्या गड़बड़ हो रहा, कोई नाम काटने वाला 35 लाख लोगों में से 35 गड़बड़ी तो सामने लाकर दिखाए। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासी और मूलवासी के हितों की बात करने वाले, जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले राजनीतिक और आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की हत्या पुलिस ने की है। उन्होंने मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को नगड़ी में बनने वाली रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने की घोषणा को सही बताया है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध इसलिए है क्योंकि सरकार ने गलत तरीके से नियम को ताक पर रखकर नगरी के आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर बाउंड्री की है। शहरी विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि रिम्स 2 की जरूरत राज्य के लोगों की मांग है। जो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध करेंगे, उनसे जनता ही हिसाब लेगी। रांची में फिर चला निगम का बुलडोजर, न्यूक्लियस मॉल के आसपास हटाया गया अतिक्रमण। रांची नगर निगम ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। यह अभियान न्यूक्लियस मॉल के आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया। नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को तोड़ा गया। कई दुकानों के बाहर निकले हिस्से को भी तोड़ा गया। वहीं फुटपाथ और सड़क घेर कर लगाए गए ठेले, पटरी और अन्य अतिक्रमणों को भी हटाया गया। अभियान में निगम ने अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया और मौके पर मौजूद टीम ने लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मकसद शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। निगम ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। साइबर ठगों के निशाने पर झारखंड के किसान कृषि मंत्री का सचिव बनकर मांग रहे पैसा। साइबर अपराधी झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर गव्य किसानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गव्य विकास विभाग ने सतर्क होकर सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। ठगों ने कृषि मंत्री के सचिव बनकर किसानों से योजना स्वीकृत होने की बात कही और लाभ के लिए पहले भुगतान करने को कहा। विभाग ने इसे साइबर ठगी बताते हुए सतर्क रहने की अपील की है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी राजनारायण सशत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को जिले के कुछ गव्य किसानों को मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर ठगों ने स्वयं को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी के सचिव मनोरंजन कुमार बताया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी में बनेगा स्मृति स्थल, जमीन चिन्हित करने में जुटी राज्य सरकार। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार भव्य स्मृति पार्क बनाने का निर्णय लिया है। विधानसभा परिसर में इसकी औपचारिक घोषणा नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने की। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में दिसोम गुरु के जीवन से संबंधित स्मृति पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है। जल्द स्थान का चयन करके इसे मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले बाहर के लोग भी दिसोम गुरु के जीवन और उनके संघर्ष को जान सके। विधानसभा परिसर में पूरक मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्मृति पार्क में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा, उनके संघर्ष और आंदोलन से जुड़ी तस्वीर के साथ पार्क और हॉल का निर्माण होगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को आसानी से गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में जानकारी मिल सके। दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्मृति पार्क राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में बनाए जाने की संभावना है। प्रस्तावित निर्माण स्थल के लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन मांगी है। आवास बोर्ड ने जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। आवास बोर्ड जल्द ही नगर विकास विभाग को जमीन मुहैया कराएगा। संभावना है कि रांची के बाईपास रोड में DPS स्कूल के पास स्थित भुसुर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाए जाने पर मोहर लग सकती है।
झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई। झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश NB अंजरिया की पीठ ने सुनवाई की। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिका दायर है। यह नियम संगत नहीं है। एक साथ दोनों जगह याचिका दायर होने का मामले उठने के बाद अमिकस क्यूरी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की और न्यायालय से यह अनुरोध किया कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। कोर्ट ने अमेरिकस क्यूरी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करने का फैसला किया। झारखंड हाईकोर्ट में यह याचिका बाबूलाल मरांडी ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर इस याचिका को प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार की मूल याचिका के साथ जोड़कर सुनने का फैसला किया है। इसके लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए बनाई गई नियुक्ति नियमावली की वैधता को चुनौती दी गई है। झारखंड सरकार ने इसी नियुक्ति नियमावली के सहारे अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। कुख्यात PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप पर अब कसा ईडी का शिकंजा, बढ़ेगी मुश्किलें। दुर्दांत उग्रवादी और PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने दिनेश गोप के द्वारा खौफ के बल पर कमाई गई अकुत संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी ने 2 दिन पूर्व दिनेश गोप को गिरफ्तार किया था। ईडी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ईडी रांची ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक गतिविधियों तथा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत दर्ज मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। दिनेश गोप को वर्चुअल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय PMLA रांची के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ईडी दिनेश गोप को रिमांड पर लेगी। रिमांड पर दिनेश गोप से पूछताछ की जाएगी। वहीं कयास यह भी है कि ईडी अदालत से निर्देश प्राप्त कर दिनेश गोप से जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है। नगर निगम रांची ने कर बकायेदारों की दी अंतिम चेतावनी। रांची नगर निगम ने कर भुगतान में लापरवाही करने वाले बड़े बकायेदारों पर सख्त रुख अपनाया है। निगम क्षेत्राधिकार में कर नहीं चुकाने वाले शीर्ष 500 बकायेदारों की सूची निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर सार्वजनिक कर दी गई है। नगर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित बकायेदारों को निर्देश दिया कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपने अपने लंबित कर का भुगतान कर ले। इस सूची में कई निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है। नगर निगम सूत्रों के अनुसार ये स्कूल बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं और हर साल विभिन्न मदों में अभिभावक पर आर्थिक बोझ डालते हैं, लेकिन कर भुगतान के समय ये संस्थान अक्सर अपने आप को ट्रस्ट बताकर छूट पाने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलना चाहिए। केवल आज ज़्यादातर निजी स्कूल पूरी तरह लाभ कमाने वाले व्यवसाय बन चुके हैं। ऐसे में नगर निगम ने साफ संदेश दिया कि चाहे संस्थान स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई निजी संस्था, कर अदायगी से कोई नहीं बच पाएगा। निगम ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह नोटिस अंतिम चेतावनी के रूप में जारी किया गया है और इसमें सभी बकायेदारों को सख्ती से कर अदायगी करने की ताकीद दी गई है। पलामू सेंट्रल जेल के 200 कैदियों का होगा हजारीबाग ट्रांसफर, कई कुख्यात अपराधी हैं बंद। पलामू सेंट्रल जेल इन दिनों सुरक्षा और क्षमता के अधिक कैदियों को लेकर चर्चा में है। जेल प्रशासन ने यहां से 200 कैदियों को हजारीबाग सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। यह ट्रांसफर कई चरणों में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। बता दें कि पलामू सेंट्रल जेल में 925 के करीब सजा पाए हुए कैदी और अंडर ट्रायल कैदी बंद है। वहीं फांसी की सजा पाने वाले 3 कैदी भी पलामू सेंट्रल जेल में बंद है और इस जेल की क्षमता 760 के करीब कैदियों की है, यानी 200 के करीब
कैदी अधिक हैं, जिसके कारण अव्यवस्था बन गई है। पलामू सेंट्रल जेल में इन दिनों कई कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर भी बंद है। इसमें नक्सल संगठन PLFI का सुप्रीमो दिनेश गोप और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और डब्लू सिंह शामिल है। इसके अलावा कोयलांचल और जमशेदपुर के कई बड़े अपराधियों को भी इसी जेल में बंद रखा गया है। इस जेल को अंग्रेजों के शासनकाल में तैयार किया गया था। इस जेल के जेलर आशीष कुमार ने 200 कैदियों के ट्रांसफ़र करने की जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी कि कई चरणों में कैदियों को ट्रांसफ़र किया जाना है। वहीं इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए IG और DIG स्तर के अधिकारियों ने DC और SP को कई बार पत्र लिखा है। इस पत्र में पलामू सेंट्रल जेल की सुरक्षा की मांग की गई है। सिमडेगा पुलिस और GST रांची की टीम ने 47 लाख के पान मसाला और टिम्बर से लदे 2 ट्रक को किया जब्त। सिमडेगा में पुलिस और GST रांची की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे पान मसाला और टिम्बर से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। सिमडेगा के SP MRC ने जानकारी दी कि GST टीम को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से पान मसाला और टिम्बर अवैध रूप से ट्रक के जरिए लाया जा रहा। इस पर GST टीम और सिमडेगा पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की योजना बनाई। संयुक्त कार्रवाई के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे 2 ट्रकों को रोका गया। जांच में एक ट्रक में 42 लाख रुपए मूल्य का पान मसाला और दूसरे ट्रक में 5 लाख रुपए का टिम्बर पाया गया। दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए GST टीम को सौंप दिया गया। रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, ISBT का भी होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास के विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास और आवास विभाग ने रिंग रोड के नज़दीक दुबलिया में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT के साथ झारखंड का सबसे बड़ा मॉल बनाने की संकल्पना योजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची समेत अन्य नगरों का विकास पर्यटकीय आधार पर किया जाए। इसी कड़ी में कर्नाटक की सरकारी परामर्शी एजेंसी IDEC ने गुरुवार को विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के समक्ष मॉल और ISBT का कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत किया। प्रधान सचिव ने एजेंसी को योजना के प्रारूप में कुछ संशोधन करने और 1 सप्ताह के भीतर संशोधित ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मॉल ऐसा होना चाहिए जहां लोग ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण में खरीदारी और समय बिता सके। डिजाइन में हरियाली, सांस्कृतिक परिवेश, आधुनिकता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ झामुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन। रांची में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। केंद्र सरकार द्वारा 130वें संशोधन के रूप में PM CM और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक समय न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद विमुक्त हो जाने वाला बिल भले ही JPC के पास चला गया है, लेकिन इस पर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। रांची में इस बिल के खिलाफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान झामुमो ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। राजधानी रांची में जिला झामुमो के कार्यकर्ताओं ने परमवीर अल्बर्ट एक चौक पर प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूकने के बाद कहा कि वोट चोरी से बनी केंद्र में BJP सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे वह विपक्ष की आवाज को दबा सके। झामुमो के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने 130वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। ये पूरी तरह विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, जिसका झामुमो पुरजोर विरोध करती है। झामुमो के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। कोडरमा को मिली नई ट्रेन की सौगात। गया जी से PM मोदी ने वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी से कोडरमा समेत झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने गया जी से गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन का परिचालन सोमवार को छोड़ सप्ताह के बाकी 6 दिन किया जाएगा। इस ट्रेन के परिचालन से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ट्रेन के जरिए बिहार और झारखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी लोगों को जानने का मौका मिल सकेगा। वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के परिचालन से कोडरमा समेत आसपास के जिलों के लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें बिहार के नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, सोनपुर, हाजीपुर जैसे जगहों पर जाने में काफ़ी आसानी होगी। इस दौरान वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
इस मौके पर कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। वहीं इस मौके पर लोगों ने कहा कि कोडरमा में लगातार ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। ट्रेनों के विस्तारीकरण पर लोगों ने कहा कि महानगरों के अलावा छोटे छोटे स्टेशनों तक लोगों की पहुंच आसान हुई है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। यह रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। 3 घंटे पहले बजेगी चेतावनी की घंटी, वज्रपात से लोगों को किया जाएगा अलर्ट। झारखंड में वज्रपात एवं अन्य आपदाओं से लगातार हो रही जान माल की क्षति की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने समीक्षा बैठक की। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य में हाल ही में हुई भारी वर्षा, वज्रपात, सर्पदंश एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। विभागीय सचिव ने विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को राज्य भर में हुई क्षति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। विभागीय सचिव के अनुसार पिछले 3 महीने में राज्य में विभिन्न आपदाओं से 431 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 180 की मृत्यु वज्रपात से, 9 की मृत्यु भारी वर्षा से, 161 की मृत्यु पानी में डूबने से, 80 की मृत्यु सर्पदंश से एवं 1 व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ से हुई है। इस दौरान घरों एवं फसलों को भी भारी क्षति हुई है। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि भारी बारिश के कारण 7,979 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 447 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 208 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 20 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। झारखंड में फसल क्षति का भी विस्तार से अध्ययन किया गया, जहां रांची, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में कुल 2,390 हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हुई है। 24 अगस्त को नगड़ी में हल जोतेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 24 अगस्त को राजधानी रांची के नगड़ी में हल जोतेंगे। नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को नगड़ी के किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम को 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नगड़ी के रैयतों ने सरकार पर उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने क्षेत्र के आदिवासी किसानों के आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा किया। चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा नगड़ी के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो जमीन पर खेती करने से रोकने का आदेश किसने दिया। चंपई सोरेन ने कहा, हमारा विरोध अस्पताल बनाने से नहीं है। अगर किसी को अस्पताल बनाना है तो उसके लिए सरकार के पास लैंड बैंक है।
कई जगह बंजर जमीन उपलब्ध है। एचईसी की तरफ से सैकड़ों एकड़ जमीन है, फिर आप आदिवासियों की खेतीहार जमीन क्यों छीनना चाहते हैं? चंपई सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड के लिए आंदोलन के दौरान हमारा लक्ष्य प्रदेश के आदिवासियों मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। विडंबना देखिए, आज हमने अपने राज्य में अपनी ही जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा। चंपई सोरेन ने दावा किया कि 24 अगस्त को लाखों लोगों के साथ नगड़ी के किसान अपनी जमीन पर हल चलाएंगे, कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। 23, 24 और 25 अगस्त को झारखंड में होगी बहुत भारी वर्षा। मौसम विभाग में जारी किया अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिनों तक अत्यंत भारी वर्षा होगी। आईएमडी ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23, 24 और 25 अगस्त को झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी चलेगी। वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त को गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों के लिए मौसम केंद्र रांची ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका जिले में 23 अगस्त को कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आंधी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रहने की संभावना है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह और सिमडेगा जिले में 24 अगस्त को कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 अगस्त को भी झारखंड में लोगों को वर्षा से राहत नहीं मिलेगी। इस दिन पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। जेएसएससी पहुंचे विधायक जयराम महतो। प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी पर जताई चिंता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए आज विधायक जयराम महतो अपने शिष्टमंडल के साथ जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता से विस्तारपूर्वक बातचीत की और समस्याओं के समाधान हेतु एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। विधायक महतो ने आयोग सचिव को त्वरित कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कई अहम मुद्दों को उठाया। इनमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की पारदर्शिता, सहायक आचार्य भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों के असफल होने की स्थिति, बायोमेट्रिक मिसमैच, 2 वर्षीय बीएड कोर्स से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। इसके साथ ही उन्होंने लेडी सुपरवाइजर, पंचायत सचिव, पीजीटी, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिक्त पदों की अगली सूची जल्द जारी करने की मांग की। वहीं दरोगा, सिपाही, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल, वनरक्षी, कक्षपाल जैसी लंबित परीक्षाओं पर चर्चा करते हुए विधायक ने परीक्षा कैलेंडर का सख्ती से पालन करने और नई भर्तियों के लिए जल्द विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। मौके पर जेएलजेकेएम के उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य युवाओं की मूल समस्याओं का समाधान करना है। छात्रों की समस्याओं को लेकर हमारा संगठन लगातार संघर्षरत है और हम इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।